फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सुबोध चतुर्वेदी और आपको सुना रही हूँ अपनी कहानी, जिसका शीर्षक है स्वप्न भंग। सुनिए, अभी बस के आने में देर है, शायद 2 घंटे और इंतज़ार करना होगा। इस छोटे से बस स्टैंड पर गिनी चुनी 2-4 बेंचें हैं जिन पर लोग पैर फैलाए दोपहर की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। वह हाथ में अटैची लिए अपने को त्रासद स्थिति से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, परंतु आंखों में घिर आई बदली बार बार बरसने को आतुर हो रही है। वह चश्मा उतारकर साफ करने के बहाने धीरे से आंसुओं को पोंछ लेती है, परंतु हृदय में सैलाब जो उमड़ रहा है रोके नहीं रुक रहा है। अपने आप को कोसने के अतिरिक्त वह कर भी क्या सकती है। एक अव्यक्त झुंझलाहट अपने आप पर आ रही है। आखिर इस गुना जैसे शहर में आकर अपने बचपन को ढूंढने की मूर्खता वह भला कैसे कर बैठी। एक जिम्मेदार पद पर पदस्थ होने से आए दिन उसे विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना होता है, परंतु आज जिन स्थितियों का सामना करा उसके बारे में तो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इस छोटे से शहर में बिताए उम्र के 12 बरस उसकी चेतना से कभी अलग नहीं हुए। बड़े होने पर भी मन में ललक दबी रही कि कभी जिंदगी में बस एक बार उन गलियों से गुजरे जहां की स्मृतियां उसे जब तक बेचैन कर देती हैं। यह साध उसके अवचेतन में न जाने कब से पल रही थी। उस दिन ऑफिस के काम से गुना आने की बात सुनते ही वह एकदम से 12 वर्षीय बालिका बन उठी। जिस उत्साह से उसने तैयारी की वह पहली बार ससुराल से मायके जाने वाली लड़की से कुछ भी कम नहीं थी। गुना शहर को आंखों में बसाई प्रमुदित मन से वह पहुंची। गेस्ट हाउस में सामान पटक कर पैदल ही निकल पड़ी। उस सड़क पर जो बाहों फैलाए उसे उसका बचपन फिर से सौंपने को आतुर था। दूसरे मोड़ पर दाएं घूमते ही उसे अपना आर्य समाजी स्कूल नजर आया, जहां न चाहते हुए भी सबको आंख बंद करके संध्या वंदन करना पड़ता था। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभर आई। क्या अब भी वह वैसा ही होगा? कल्पना में पंडित जी की साकार मूर्ति आंखों के आगे नाच उठी। उनकी बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में बैंत जिसे देखकर बच्चे सिहर उठते थे। थोड़ा आगे चलने पर उसे वह पुलिया नजर आई जिस पर स्कूल आते जाते दोनों वक्त पड़ा हुआ करता था। घर से छिपाकर लाई गई नमक मिर्च की पुड़िया, फिर किसी की जेब से निकले कच्चे आम की खुशबू छीना झपटी मचा देती थी। यही सोचते सोचते मन ही मन हंसी भी आ गई। यह शहर उसे सचमुच बच्चा बनाए दे रहा है। स्मृतियों की अरगला खोलते खोलते वह सहम गई। अरे यह क्या! यहाँ तो सड़क के दोनों ओर कितने आम के पेड़ थे, अब उनका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। वहाँ तरह तरह के फ्लैट नजर आ रहे थे। अब वहाँ हनुमान बब्बा का वह चबूतरा भी नजर नहीं आ रहा था, जहाँ परीक्षा के वक्त वह बड़ी श्रद्धा से मत्था टेका करती थी। मंदिर की जगह एक मल्टीप्लेक्स नजर आ रहा था। शहर के बदलते तेवर देखकर वह हैरान थी। एक अनजाना सा भय उसे सताने लगा। बचपन की जिस स्मृतियों को उसने इतने एहतियात से संभाल कर रखा है, लगता है इस शहर की तरक्की उससे सब छीनने पर उतारू है। वह सोचने लगी, कहीं उसका घर भी उस जगह पर नहीं मिला तो उस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। कदमों का उत्साह धीमा पड़ने लगा था, परंतु घर के सामने आते ही सामने जो गली और कुआं नजर आया वह खुशी से बावली हो उठी। लगा बरसों से बिछड़ा कोई आत्मीय मिल गया हो। उस गली में पैर रखते ही वह अपना आपा खो उठी। सामने ही उसे अपना घर रैन बसेरा नजर आ रहा था, परंतु था बड़ी ही जीर्ण अवस्था में। घर के सामने लगा आम का पेड़ अवश्य अपनी वृद्धावस्था की कहानी कह रहा था। एक संतोष की सांस उसके मुंह से निकल गई। चलते चलते वह पेड़ के पास जा पहुंची। उसके तने पर हाथ फेरते हुए बचपन ने उसे फिर भरमा लिया। कच्चे आमों के लिए पेड़ पर चढ़ना, फिर छीना झपटी, एक अजय ही ऐसा था जो प्रतिकार में खड़ा हो जाता था। अजय का ख्याल आते ही उसे सरदार गुरुबख्श सिंह जी की हवेली याद आ गई। उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि वह उनके घर भी अवश्य जाएगी। आज इतने वर्षों बाद लौटी है तो कोई तो उसकी यादों को बांटने वाला मिलना चाहिए।
अपने घर की ओर बढ़ते उत्साही उत्साही कदम अब धीमे पड़ने लगे। उसे लगा अब जो परिस्थिति सामने आने वाली है उसके विषय में तो उसने कुछ सोचा ही नहीं था। अब पता नहीं उस घर में कौन कौन लोग रहते होंगे, कैसे होंगे, उसकी भावना को समझ पाएंगे या नहीं। इसी ऊहापोह में वह आगे बढ़ती गई और हिम्मत करके कॉल बेल पर हाथ रख दिया। उस घर में जाकर वह अपनेपन का स्पर्श ढूंढना चाहती थी। तभी भीतर से आती पदचाप ने उसका ध्यान भंग किया। वह धड़कते हृदय से सामने आने वाले की प्रतीक्षा करने लगी। झटके के साथ दरवाजा खुला। और किससे मिलना है आपको? एक रुक्ष महिला स्वर ने उसे चौंका दिया। महिला की आंखों में उभर आई झल्लाहट उसे साफ दिखाई दे रही थी। भरी दोपहरी में उनकी नींद में व्यवधान डालकर उसने मूर्खता का परिचय ही दिया था। पर अब क्या हो सकता था? तीर हाथ से निकल चुका था। उसने हकलाते हुए प्रश्न किया, माफ कीजिए, पवार साहब का मकान यही है क्या? कौन पवार? बम का एक गोला दंदनाता उसके पास आ गिरा। फिर एक ठहरा हुआ स्वर सुनाई दिया, ओह, वह तो न जाने कब के मर खप गए। अब यह मकान हमारा है। मेरा मतलब है मेरे पति ने नकद 40 लाख में खरीदा है। एक दर्प उनके चेहरे पर झलक उठा। अब आगे की स्थिति को संभालना जरूरी था। महिला के तेवर देखकर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। जल्दी से अपनी बात एक सांस में कहने की हिम्मत जुटा ली। देखिए, दरअसल बात यह है कि 20 वर्ष पहले मेरे पिताजी इस घर में रहा करते थे। मेरा बचपन इसी घर में गुजरा है। बस इस शहर में आना हुआ तो यहाँ आने का लोभ संवरण न कर सकी। आपको असमय तकलीफ दी, उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। महिला के चेहरे की खींच स्पष्ट हो उठी थी। चेहरे पर झल्लाहट दिख रही थी। उनके ओठ विद्रूप से टेढ़े हो गए। कहने लगी, ओह, इन दीवारों का मोह, यानी आपका बचपन इस भरी दोपहरी में आपको खींच लाया। कमाल है, शायद बाल बच्चे न होंगे तभी। उनकी बात पूरी होने से पहले ही 2-3 बच्चों के आपस में लड़ने झगड़ने का स्वर कानों में आ टकराया। वे झल्लाते हुए अंदर की ओर मुड़ी, फिर एकाएक याद आने पर वापस पलटी। अब आइए भी, जब इतनी दूर से भरी दोपहरी में चली आ रही हैं तो देख लें अपना घर, हमारा क्या बिगड़ जाएगा। यहाँ तो ऐसे फंसे हैं गृहस्थी के जंजाल में, पता ही नहीं चला कब बचपन गया और अब जवानी भी गुजरी जा रही है। कहते कहते उन्होंने अपनी खींच बच्चों पर निकाल डाली। अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? कहते कहते वह अचानक रुक गई। महिला की आंखों में उभर आई अवहेलना का भाव उसने पहचान लिया। उसकी अनाधिकार चेष्टा उन्हें पसंद नहीं आई थी। एक 13 साल की लड़की को लगभग उसकी ओर ढकेलते हुए उनका स्वर उभरा, जारी कम्मो, इन मैम साहब को अपना घर दिखला। अपने मान अपमान को भूल वह तुरंत कम्मो के पीछे पीछे आंगन की ओर निकल आई। मन की प्रसन्नता जैसे वापस लौट आई, पर आंगन में आते आते उसकी निगाह दीवार से जा टकराई। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, अरे यह क्या? यह दीवार? दीवार ने आंगन को 2 हिस्सों में बांट दिया था। कल्पना में वह आंगन में फैली चमेली की बेल, पपीते के पेड़, खिलते हुए मोगरा के पौधों को देख रही थी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही नजर आ रही थी। तभी कानों में तिक्त स्वर आया, दीवार नहीं उठाते तो क्या करते? ऐसे में किराएदार रखना संभव है क्या? इतनी बड़ी दीवार होते हुए भी मुँहे हमारी हर बात की खबर रखते हैं। किराएदार? अनजाने में उसके मुंह से निकल पड़ा, और क्या? तुम क्या सोचती हो 5 बच्चों के साथ गुजारा अकेले तनख्वाह में हो सकता है? लगता है घर गृहस्थी के फेर में नहीं पड़ी हो। उनकी सारी कटुता खींच इन शब्दों में मुखर हो उठी। वे आर्थिक तंगी से गुजर रही थीं। दोष उनका भी कहाँ था? वह घूम घूम कर वे ही 2 कमरे देखने लगी जो उसकी सरहद में थे। बाकी के 2 कमरे और लंबा बरामदा पार्टीशन वाले हिस्से में चला गया था। परंतु अब दूसरी ओर जाने का उत्साह चुक गया था। आशा का संबल अभी एक बाकी था, सामने सरदार गुरु बख्श सिंह जी की हवेली। पूर्ण आत्मविश्वास से लबरेज वह हवेली के विशालकाय दरवाजे पर जा खड़ी हुई। हवेली में भी आधुनिक तरीके से काफी कुछ परिवर्तन हो चुका था। एक मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। क्यों न हो, आखिर बड़े ठेकेदार ठहरे। पोर्च में 2 गाड़ियां खड़ी थीं। धड़कते हृदय से उसने घंटी पर हाथ रख ही दिया। तुरंत ही दरवाजा खुल गया। एक नौकर आंखों में ढेर सारे प्रश्न लिए सामने खड़ा था।
जल्दबाजी में उसके मुंह से निकला, सरदार गुरुबख्श सिंह जी हैं क्या? नौकर की आंखों में पहले आश्चर्य फिर हंसी उभरी, परंतु तुरंत उसने अपनी हंसी को दबा लिया। फिर बोला, जी उन्हें गुजरे तो 12 बरस हो गए। वह इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। फिर संभलते हुए पूछा, और उनके बच्चे? अभय, रीता, डॉली? एक संतुष्ट मुस्कान चेहरे पर उभर आई। आप बैठक में बैठिए, मैं अभय बाबू को खबर करता हूँ। साहब फैक्ट्री के लिए बस निकलने ही वाले हैं। दोनों बीबियां तो ब्याह कर कर विदेश चली गईं। बड़ी कनाडा में है, दूसरी अमेरिका में। नौकर की वाचालता से उसे बहुत सी बातें पता चल गईं। एक संतोष मन में हुआ, चले अभय तो मिला, क्या उसे बचपन की बातें याद होंगी? काफी देर बाद नमस्ते का स्वर उसके कानों में टकराया। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। हाथ यंत्रवत जुड़ गए, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सामने एक लंबा चौड़ा सुदर्शन व्यक्ति खड़ा था। वह उसमें बचपन के अभय को खोजने की कोशिश करने लगी। वह घड़ी देखते हुए बोला, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, कुछ याद भी नहीं पड़ता। मैं जरा जल्दी में हूँ। कोई चंदे वगैरह की बात हो तो मेरी वाइफ से मिल लीजिए। अचानक वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई चंदा वंदा लेने नहीं आई हूँ। आपको आपका बचपन याद दिलाने आई हूँ। आपको याद है, आपके पड़ोस में राधा नाम की लड़की रहती थी, जिसे आप बड़े अधिकार से जब तक मारा करते थे? भावावेश में उसने अभय का हाथ पकड़ लिया। मैं वही राधा हूँ। बचपन खोजते खोजते आज यहाँ तक आ पहुँची हूँ। अभय हाथ छुड़ाकर ठहाकर लगाकर हंस पड़ा। बहुत खूब मैडम, आप भी न जाने किस जमाने में जी रही हैं। आज के इस व्यस्त जीवन में दम मारने की फुर्सत नहीं है। वर्तमान को जी नहीं पा रहे, आप अतीत की बात कर रही हैं। आप बैठिए, मेरी पत्नी के साथ चाय पीजिए। विभा विभा आवाज लगाता वह भारी पर्दे के पीछे अंतर ध्यान हो गया। इस नई परिस्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। बरबस रुलाई को रोकते हुए उसने बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। चलते चलते एक ठहाका उसके कानों से जा टकराया। ओह, बचपन की मित्र आई थी, पर आपने उसे निराश कर दिया। बेचारी कितनी उम्मीद लेकर आई थी। मन रखने को ही कह देते, हाँ सब याद है। उसे लगा कानों में कोई पिघला शीशा उतर रहा है। वे शब्द उसे हथौड़े की तरह लगे। क्या यही सब सुनने के लिए वह इस शहर में आई थी? जब आई थी तब और अब की मनः स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। वह पछता रही थी। आज तक एक भ्रम में जी रही थी। उस भ्रम में जीना कितना सुखद था। अब तो इस शहर ने जो परायापन दिया है, जो कटु स्मृतियां साथ लेकर जा रही हैं, क्या वे उसे कभी चैन से जीने देंगी? बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी, शीर्षक स्वप्न भंग। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।